जय हिंद दोस्तों, सभी का स्वागत है इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मैं आपके बीच राकेश चौधरी। आज एक नई क्लास से शुरुआत करते हैं। जीके जीएस की फर्स्ट क्लास रहेगी आपके एग्ज़ाम के लिए। बहुत ही शानदार क्लास है 2024 और 2025 में, जिसका सपना है कि जीके जीएस की क्लास का भरपूर फ़ायदा उठाने का। तो पूरी क्लास को, पूरे सेशन को, पूरी प्रैक्टिस सेट को जुड़े रहे। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आपके लिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ। सभी दोस्तों से हाथ जोड़ के विनती है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जो भी चैनल पे नए बनते हैं सभी से हाथ जोड़ के विनती है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को अपने नोटबुक में डाउन यानी कि लिखते चलोगे। हर एक क्वेश्चन का हर आंसर के साथ साथ एक्स्ट्रा जो भी बातें मैं बताता हूँ वो सारी बातें आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही रहेंगी। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए क्या दिया गया है कि क्वेश्चन में योजना आयोग को किस वर्ष में स्थापित किया गया था। योजना आयोग की जो स्थापना की गई थी वो किस वर्ष में की गई थी। आप सभी को पता है कि योजना आयोग वर्तमान में एक गैर संवैधानिक निकाय है, लेकिन योजना आयोग काम नहीं करता, उसकी जगह काम करता है नीति आयोग। तो इसका मतलब आज बोल सकते हो कि योजना आयोग वर्तमान में नहीं है, उसकी जगह बन चुका है सर नीति आयोग। जब योजना आयोग बना था तब देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपको इतना भी याद रखना है कि योजना आयोग व नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो तत्कालीन, वर्तमान आप प्रधानमंत्री बताओगे। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष है, योजना आयोग के अध्यक्ष नहीं है। तो लिखिए, इससे जुड़ी हुई दो बातें आप समझिए कि अगर आपसे प्रश्न आ जाए योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो पहली बात लिखना, योजना आयोग में अगर देखा जाए तो इसकी स्थापना की एक डेट याद रखिए। तो 1 जनवरी सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, आपके 15 मार्च 1950 को आपके एक योजना आयोग बना था। अगर प्रश्न आ जाए योजना आयोग कैसा निकाय है, निकाय तो कैसा निकाय है, तो ध्यान देना सर ये एक गैर संवैधानिक निकाय है और गैर संवैधानिक निकाय है। लेकिन याद रखना वर्तमान में इसका नाम चेंज कर दिया, नाम बदल दिया और नाम क्या कर दिया इसका? नीति आयोग। क्या कर दिया भैया? नीति आयोग। आपको ध्यान देना है नीति आयोग कब किया गया, तो याद रखना 1 जनवरी 2015 में। तो आपको सुन रहा है मेरी बात कि योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया। नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 2015 को। दो बातें पता चली। अब प्रश्न आता है योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे, तो वो ध्यान देना आपके कौन थे भैया? वह थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए कि सर योजना आयोग के पहले यानी कि प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष तो उपाध्यक्ष याद रखना आपके गुलजारी लाल नंदा। आपको ध्यान देना है। अगर प्रश्न आ जाए कि सर योजना आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ होता था, तो याद रखना आपके नई दिल्ली में, और वर्तमान में नीति आयोग का भी कहाँ है? नई दिल्ली में। तो एक प्रश्न बताना चाहता हूं, योजना आयोग का कार्य क्या था, योजना आयोग काम क्या करता था? योजना आयोग का कार्य था कि जो आपके पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी, योजनाएं उनको संचालित करवाना। तो पंचवर्षीय योजनाएं किसके अंडर में थी? योजना आयोग। अब योजना आयोग को भंग कर दिया, इसका मतलब पंचवर्षीय योजना नहीं चलती। योजना आयोग की जगह एक गैर संवैधानिक निकाय आ चुका है जिसका नाम है नीति आयोग। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन है, तो सारे विद्यार्थी कमेंट करके जरूर बताएंगे। इस क्वेश्चन का जो राइट उत्तर रहेगा लाडले, वह उत्तर रहेगा ऑप्शन संख्या आपके 1950। 1950 में दो बातें याद रखना अगर प्रश्न आ जाए। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है
और 28 जनवरी 1950 को भारत का एक सबसे बड़ा न्यायालय स्थापित किया जाता है जिसका नाम आता है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। और 1950 को भी याद रखना, 1950 को भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1950 की कहानी आपको ध्यान देना है। 1950 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि इसमें योजना आयोग था, लेकिन अब योजना आयोग ना होकर इसका क्या है, नीति आयोग लड़ ले। अगले क्वेश्चन को देखिए फटाफट से, क्या दिए गए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अगला प्रश्न, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक का लेखक कौन है? आपको अक्सर एग्जाम में पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन अवश्य मिलता है, तो आप पेपर में तैयार रहें कि पुस्तक से रिलेटेड, पुस्तक का जब प्रश्न आ जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं करना। और पुस्तक में कई पुस्तकें ऐसी पढ़ोगे जो पहली बार सुन रहे हो, जैसे एक पुस्तक का नाम है एग्जाम वॉरियर। एग्जाम वॉरियर, मैं यहां पर एक पुस्तक लिखता हूं एग्जाम वॉरियर। एग्जाम वॉरियर, एग्जाम वॉरियर जो पुस्तक है वो आपके नरेंद्र मोदी की, किसकी भैया? नरेंद्र मोदी की। एक पुस्तक लिखता हूं आपके अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, दुखी भारत। तो दुखी भारत नामक जो पुस्तक लिखी है वो याद रखना लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई। एक पुस्तक लिखता हूं माई कंट्री माई लाइफ। ये जो पुस्तक लिखी गई है ये लिखी गई है लाल कृष्ण अडवाणी की, लाल कृष्ण अडवाणी की, अडवाणी। तो लाल कृष्ण अडवाणी की पुस्तक का नाम अगर पूछ ले तो बताना माई कंट्री माई लाइफ। और अनहैप्पी इंडिया की अगर बात करें तो याद रखना आपके लाला लाजपत राय। एग्जाम वॉरियर की बात करें तो नरेंद्र मोदी याद रखना। कई पुस्तकें गिनाता हूं, जैसे आपके सामने एक पुस्तक मिलेगी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक जो पुस्तक लिखी गई है वह आपके महात्मा गांधी के द्वारा। एक गीतांजलि पुस्तक मिलेगी, गीतांजलि, जहां से भारत का राष्ट्रीय गान जनगण गण को ग्रहण किया गया, जिस पुस्तक का नाम है गीतांजलि। और गीतांजलि पुस्तक को जो लिखा था वह रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आप जानते हो कि रविंद्रनाथ टैगोर को सन 1913 में नोबेल पुरस्कार भारत की ओर से ग्रहण करने वाला पहला व्यक्ति, आपको ध्यान देना। दूसरी कहानी याद रखना, अगर प्रश्न आ जाए सर गीता रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखी, तो गीता रहस्य नामक जो पुस्तक लिखी थी वह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई थी। वहीं पे पुस्तक पूछ लेगा गबन, गोदान, कर्म भूमि, रंग भूमि, फटे हुए जूते, सेवा सदन, दो बैलों की कथाएं, ये सभी पुस्तकें लिखी है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। लेकिन एक बहुत ही पॉपुलर एक व्यक्ति का नाम आता है, जिस व्यक्ति को हम बोलते हैं भैया आपके क्या, तो याद रखना आपके चेतन भगत। तो चेतन भगत की जो पुस्तक आती है उसे हाफ गर्लफ्रेंड इंडिया पॉजिटिव, एक पुस्तक का नाम देता हूं। पुस्तक का नाम दिया मैंने डार्कनेस नामक पुस्तक किस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है? कमेंट सेक्शन में लिखने का कार्य करेंगे। इस प्रश्न में देखिए क्या दी गई, इंडिया विंस फ्रीडम, यानी कि भारत की आजादी के लिए बात की जा रही है। इंडिया विंस फ्रीडम नामक जो पुस्तक लिखी गई, ये देश के प्रथम क्या थे? शिक्षा मंत्री। देश के प्रथम क्या थे? शिक्षा मंत्री। और जिनका बर्थडे याद रखना आपके 11 नवंबर को आता है, और उसी दिन हम बनाते हैं शिक्षा दिवस। क्या बनाते हैं? शिक्षा दिवस। तो मैंने किसकी बात की? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिन्होंने 7 दिनों का एक उर्दू भाषा में सन 1912 में एक समाचार, एक पत्रिका प्रकाशित की थी जिसका नाम आता है अल हिलाल नामक। तो कई बार आपसे पेपर में पूछा जाता है कि अल हिलाल, तो आपसे प्रश्न मिलेगा अल हिलाल नामक जो पत्रिका वो किस व्यक्ति की है? तो बताओगे देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिसके जन्म दिवस 11 नवंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। जबकि शिक्षक दिवस की अगर बात करें तो याद रखना है सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर 5 सितंबर को। तो यहाँ राइट उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन संख्या आपका ए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक बहुत ही प्रचलित है, जिसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया बोलते हैं, यानी कि याद रखना आपके भारत की खोज। एक छोटा सा प्रश्न बताइए, दिए गए 4 ऑप्शन में हमारा देश का
पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो सारे विद्यार्थी कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, सारे जहां से अच्छा। दोस्तों आपको मैंने क्या बताया था, अगर कोई स्थापना से रिलेटेड वर्ष पूछ सकता है, पुस्तक पूछ सकता है, तो वहीं पे आपको नारे, वचन, स्लोगन, देशभक्ति गीत, ये सारे रिलेटेड याद रखने आपको। जैसे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, खूब सारे आपको गीत मिलेंगे, खूब सारे स्लोगन मिलेंगे, खूब सारे वचन मिलेंगे, नारे मिलेंगे। जैसे इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद याद रखना है भगत सिंह का। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो ये बात किसने बोली थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। इसी के द्वारा बोला गया था दिल्ली चलो। और एक आपके जय हिंद, तो जय हिंद का नारा अक्सर पेपर में पूछा आता है। एक नारा बहुत ही फेमस है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, याद रखना, सब राज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा। सब राज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा। ये बात बोली थी आपके इस किसने बोली थी? बाल गंगाधर तिलक ने, जिसे लोकमान्य बोलते हैं। जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था आपके अटल बिहारी वाजपेयी ने। लेकिन याद रखना, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान, अनुसंधान की खूब सारी योजनाएं, खूब सारी प्लानिंग कर रहा है ये मोदी। इसलिए जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान, तो याद रखना ये आपके किसके द्वारा दिया गया? तो आपका राइट उत्तर होगा नरेंद्र मोदी के द्वारा ये बात बोली गई। तो इस प्रश्न में जो राइट उत्तर होगा वो आपको याद रखना आपके कौन सा भैया? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये बात बोली गई आपके मोहम्मद इकबाल के द्वारा। मोहम्मद इकबाल का एक नारा और याद रखना इंकलाब, इंकलाब। तो इंकलाब का नारा पूछे तो बताना है मोहम्मद इकबाल। लेकिन प्रश्न आएगा इंकलाब जिंदाबाद, तब आपको शहीद ए आजम भगत सिंह बोल सकते हो। लेकिन याद रखना राम प्रसाद बिस्मिल्ला का, तो सुना सरफिरोशी, सरफिरोशी की तमन्ना, तमन्ना, तमन्ना सुना होगा। सरफिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए एक कातिल में। काकोरी ट्रेन डकैती का नायक राम प्रसाद बिस्मिल। वहीं पे बाल गंगाधर तिलक के बारे में अभी मैंने क्या बताया? सब राज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट जो नारा पूछता है वो याद रखना संपूर्ण क्रांति का नारा। अगर किसी बच्चे को पता है तो जरूर कमेंट जरूर करना। संपूर्ण क्रांति का नारा याद रखना जयप्रकाश नारायण ने लिखा था। किसके द्वारा लिखा था? बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बताना। संपूर्ण क्रांति का नारा। एक नारा मिलेगा जय जगत, तो जय जगत का नारा दिया था आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। एक नारा मिलेगा कि वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती के द्वारा। एक नारा मिलेगा आपको खरो या मरो, महात्मा गांधी डू एंड डाई। और एक नारा दिया जाएगा आपको अंग्रेजों भारत छोड़ो, महात्मा गांधी। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए भारत छोड़ो नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो, भारत छोड़ो जो नारा है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो भारत छोड़ो नारा दिया गया था यूसुफ मेहर अली के द्वारा। यूसुफ मेहर अली के द्वारा। यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिए गए नारे का नाम पूछ ले तो क्या बताओगे? भारत छोड़ो। लेकिन अंग्रेजों भारत छोड़ो महात्मा गांधी के द्वारा। लास्ट में एक शब्द निकला था इनके मुंह से, हे राम, नाथूराम गोडसे के द्वारा। इसको सुबह 10:15 बजे के आसपास इसको गोली मारी थी। इसके मुंह से एक ही शब्द निकला, हे राम, जो दिल्ली के बिड़ला हाउस मंदिर से ये पूजा करके बाहर आ रहा था। नाथूराम गोडसे के द्वारा इसकी हत्या कर दी। किसकी? महात्मा गांधी। तो याद रखना महात्मा गांधी ने सन 1942 के आंदोलन में एक अंग्रेजों को बात बोली, तुम यहां से जाओ। वो क्या बात बोली थी? अंग्रेजों भारत छोड़ो। और बोलते ही आक्रमण शुरू किया जाता है और महात्मा गांधी को कैद भी कर लिया जाता है। तो अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिया गया? नेक्स्ट प्रश्न फटाफट से। मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो, देखो इतिहास से रिलेटेड प्रश्न आ चुका है। मोहनजोदड़ो एक सभ्यता का स्थल है। मोहनजोदड़ो का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है सिंधी भाषा में मृतकों का टीला, मुर्दों का टीला। ये मोहनजोदड़ो नामक जो एक स्थल है ये सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ एक पुरातात्विक स्थल है, जो सिंधु घाटी सभ्यता में दूसरा खोजा गया स्थल है। पहले नंबर पे सिंधु घाटी स्थल में जो खोजा गया स्थल था उसका नाम था हड़प्पा। हड़प्पा की जो खुदाई की थी वो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा
1921 में रावी नदी के तट पाकिस्तान में। वहीं पे दूसरे स्थल पे इसकी जो खोज की गई थी, याद रखना, 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा सिंधु नदी पाकिस्तान में से खोजा गया। और दोनों स्थलों की जो बात बोली थी ये जॉन मार्शल ने पहले बता दिया था। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता किसके निर्देश में पनपी थी? तो जॉन मार्शल के द्वारा। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का जनक उत्खनन, तो याद रखना आपको एक ही शब्द बोलना पड़ता है, वो है राखल दास बनर्जी, जो आपके हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता या उत्खनन कार्य करवाया। अब सुनना मेरी बात, यहाँ पे अगर प्रश्न आपको मिल जाए कि सर मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का। किसका शब्द है भैया? सिंधी भाषा का। मोहनजोदड़ो की खुदाई कब की थी? 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है? तो बोलोगे सर पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो याद रखना आपके मृतकों बोलो या बोल सकते हो मुर्दों, मुर्दों का टीला, मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला। अब एक विशेष बात याद रखना, मोहनजोदड़ो से बहुत ही बड़े बड़े आकार के क्या मिले? तो याद रखना स्नानागार। तो बड़े बड़े आकार के स्नानागार प्राप्त हुए, ये आपको ध्यान देना। नहाने के लिए आपको टब वगैरह आप बता सकते हो। मोहनजोदड़ो से 12 सेंटीमीटर कांसे से निर्मित नृत्य करती बालिका की प्रतिमा प्राप्त हुई। ये पेपर में कई बार पूछता है। मोहनजोदड़ो वर्तमान में किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान का एक सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके सिंध प्रांत में पड़ता है। सिंध प्रांत का मतलब समझे, जैसे भारत राज्य में राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सारे प्रांत है। लेकिन यहाँ हम प्रांत नहीं बोलते, इन्हें हम क्या बोलते हैं? राज्य बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं। वहीं पाकिस्तान में ऐसे करते करते कुल 13 प्रांत है। इन 13 प्रांत में मोहनजोदड़ो किस प्रांत में पड़ता है? सिंध प्रांत में, जिसकी राजधानी है कराची शहर, जो सिंधु नदी के किनारे है लाडले। अगले प्रश्न को देखोगे क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट से। अगला प्रश्न, WHO का एक तो पूरा नाम बताइए। कई बार पेपर में आपको संगठन से रिलेटेड बहुत प्रश्न मिलेंगे। यहाँ ये एक संगठन है लाडले, क्या है कि संगठन है। अब ये संगठन से रिलेटेड आपको प्रश्न क्या बनेंगे? एक तो संगठन की स्थापना वर्ष पूछ लेगा कि स्थापना कब कब कैसे हुई, और स्थापना कहाँ हुई, यानी कि इसका हेडक्वार्टर, और संगठन में कुल कितने सदस्य हैं, कुल कितने सदस्य। 3 प्रश्न बनते। इंटरनेशनल लेवल पे जो देशों के समूह का एक ग्रुप बना होता है, एक संगठन होता है, वो आपसे पेपर में पूछता है। जैसे आपसे 2-3 छोटे मैं आपसे पूछता हूं। जैसे अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, मैंने सीधा यहाँ पर कुछ नहीं पूछा, मैंने इतना पूछा, एक शब्द लिखा मैंने यूएनओ जो बना था वो 1945 में बना था, ये आपको याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर पड़ता है न्यूयॉर्क में, और यूएनओ के कुल 193 देश है। कितने देश है? 193। उसी प्रकार से एक संगठन की बात करता हूं जिसका नाम है भैया आसियान। क्या नाम है? आसियान संगठन की स्थापना 1966 में, और ध्यान देना इसका मुख्यालय पड़ता है जकार्ता में। कहां पड़ता है? जकार्ता में। और टोटल देश पड़ते हैं इसमें भैया कितने? 10 देश। उसी प्रकार एक संगठन का नाम देता हूं आपके, सार्क संगठन। कौन सा भैया? सार्क संगठन, जो दक्षिणी एशियाई पूर्वी देशों का संगठन है सार्क। तो सार्क संगठन का हेडक्वार्टर आपसे पूछेगा। तो सार्क की स्थापना 1985 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर पड़ता है काठमांडू, और टोटल देश पड़ते हैं भैया 8 देश पड़ते हैं। उसी प्रकार मैंने यहां पर आपको एक शब्द लिखा है जिसका नाम क्या है? WHO का मतलब है विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी आपके 7 अप्रैल 1948 को, जबकि इसका हेडक्वार्टर पड़ता है आपके भैया स्विट्जरलैंड का एक शहर पड़ता है जिसका नाम है जनेवा, या इसे जिनेवा के नाम से पुकारा जाता है। यहीं पे इसके सदस्यों की बात बोलूं तो याद रखना 194 इसके मेंबर हैं। WHO जो महामारी रोग से रिलेटेड है, किसी रोग को महामारी का नाम दिया जाता है WHO। आपने सुना होगा कि वर्ल्ड में एक रोग फैला था, मतलब बच्चे पैदा हो रहे हैं लेकिन पौष्टिक नहीं है, तो उनके लिए एक पोलियो शब्द सुना होगा आपने, पोलियो
पोलियो की जो दवाई है लाडले, पूरे वर्ल्ड में किसी भी देश से मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई इसकी, लेकिन ये दवाई भारत खुद बनाता है, और भारत खुद बनाता है और WHO को फ्री में देता है, और WHO फिर उसको अन्य देशों को फ्री में पिलाता है। तो भारत कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात, कि WHO रोग से रिलेटेड उनके समाधान करता है, वैक्सीन तैयार करता है, महामारी घोषित करेगा, उसके उपाय बताएगा, आर्थिक सहायता देगा। वहीं पे पोलियो जब शब्द सामने आया, ये लगभग 2000 से लेकर 7 के आसपास की घटना थी। पोलियो से बहुत ज़्यादा परेशान भारतीय जनता, तो पोलियो की वैक्सीन WHO के द्वारा नहीं तैयार की गई, भारत के द्वारा तैयार की गई, और भारत इसको डोनेट करता है, फ्री देता है, और ये WHO फिर आगे फ्री देता है। तो मेरी बात समझ रहे हो, हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी बात आती है इंटरनेशनल लेवल पे, उनके संगठन का नाम क्या है? तो आप बोलोगे सर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन संख्या ए, ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इस WHO की स्थापना से रिलेटेड प्रश्न आता है, 7 अप्रैल को इसकी स्थापना की गई, इसलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को आता है? तो क्या बोलोगे? 7 अप्रैल को। अगले प्रश्न को देखेंगे लाडले, क्या दिया गया? नेक्स्ट प्रश्न फटाफट से। भारत की सबसे ऊंची पर्वत, भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? भारत की जो सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है लाडले, यहां पर कंफ्यूजन कई बच्चों के दिमाग में बहुत बनी हुई है, संशय बनी हुई है, सर ऐसा प्रश्न आ जाए तो हम करें क्या? और हमारे माइंड में एक शब्द और डाल दिया, एग्जामिनर ने एक शब्द और लिख दिया, उसका नाम लिख दिया K2। K2 को बोलते हैं गॉडविन, गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन, ऑस्टिन। तो गॉडविन ऑस्टिन ये K2 का नाम है, क्योंकि K2 इसको नाम क्यों दिया? एक हिमालय की पर्वत श्रेणी है, उस पर्वत श्रेणी का नाम है काराकोरम, क्योंकि उसके अंदर कै शब्द 2 बार आ चुका, काराकोरम, इसलिए काराकोरम से इसको बोलते हैं K2। और ध्यान से सुनना, अगर ये प्रश्न आ गया भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर देखा जाए वो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग तो K2 ही है। एक्चुअल में K2 की वर्तमान जो लोकेशन मैं देख लूं तो वो वर्तमान लोकेशन इस प्रकार आपके ये वाला जो एरिया यहां पड़ती है, और यहां पर जो लाइन है उसको बोलते हैं LOC। इसका मतलब ये पता चल गया ये पूरा जो एरिया है वो किसका एरिया है? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का। किसका? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत क्षेत्र, यानी कि ये हिस्सा पाकिस्तान का है सर। तो आप कैसे बता सकते हो भारत की हिस्सी है? ये एक विवादित एरिया है, इस कारण हम बोल सकते हैं कि ये हमने दिया थोड़ी अभी तक। हाँ, वैसे अगर देखा जाए कि भारत की सबसे ऊंची, या प्रश्न मिलेगा भारत में स्थित सबसे ऊंची, तब बोलोगे सर कंचनजंगा। और कंचनजंगा कहां पड़ती है? याद रखना सिक्किम में। कहां पड़ती है? सिक्किम में। और इस कंचनजंगा की हाइट पूछ लेगा तो यह हाइट याद रखना भैया आपके कितनी, इसकी हाइट है आपके 85-86 मीटर, लेकिन कई किताबों में इसकी हाइट आपको याद रखना 8598 मिलती है। लेकिन K2 की हाइट की अगर बात की जाए तो 8611 मीटर आपको ध्यान देना। लेकिन पूरे वर्ल्ड की अगर मैं प्रश्न पूछ लूं विश्व की ऊंची चोटी पूछूं तो याद रखना आपके कौन सी पड़ेगी? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट आपको चोटी ध्यान देनी है। माउंट एवरेस्ट चोटी की हाइट है 8848.86 मीटर, जो आपके नेपाल में पड़ती है, और नेपाल वाले सभी इसको बोलते हैं सागर माथा। तो सागर माथा नामक जो पीक है वो हिमालय का सर्वोच्च, पूरे वर्ल्ड का सर्वोच्च। लेकिन एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, अगर पेपर में आपको एक शब्द मिलेगा और इस शब्द का नाम है गुरु शिखर, क्या नाम है? गुरु शिखर। तो गुरु शिखर नामक जो पीक है या चोटी है, ये चोटी कहाँ स्थित है? तो बोलोगे सर ये वर्तमान में अरावली पर्वत के दक्षिणी हिस्से का सिरोही राज्य के अंदर माउंट आबू। तो आप बोल सकते हो सर ये अरावली पर्वत है और राजस्थान में पड़ती है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, 1722 मीटर इसकी पीक है। तो 1722 मीटर इसकी चोटी की हाइट आपको बतानी है। 2 प्रश्न हो गए मेरे सामने कि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। अरावली का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो याद रखना गुरु शिखर। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे अगर पूछ लिया जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है,
अगर सारे ऑप्शन दे रखे तब तो K2 को टिक लगाओगे, K2 नहीं है तो किसको लगाओगे, कंचनजंगा को टिक लगाओगे। वहीं पे ध्यान से सुनना, नंदा देवी जो चोटी पड़ती है ये उत्तराखंड में, कहाँ पड़ती है, उत्तराखंड में, आपको ध्यान देना है। और नंगा नामक पर्वत है ये जम्मू एंड कश्मीर में है। और त्रिशूल नामक जो पर्वत है ये भी कहाँ पड़ता है, आपके उत्तराखंड में, ये भी कहाँ पड़ता है, आपके उत्तराखंड में, ये आपको ध्यान देना है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया दोस्तों, फटाफट से। हाँ, ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड का संबंध आपसे पूछ रहा है। देखो ऑस्कर अवार्ड किस लिए दिया जाता है या किस क्षेत्र में दिया जाता है। कई बार क्या होता है, एक बार आपको पुरस्कार 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 पूछ लेगा या आपसे बोल देगा सम्मान, तो पुरस्कार सम्मान, और एक पूछ लेगा उसको रिलेट करता हुआ या किस क्षेत्र में या जगत में उसको दिया जाता है। जैसे मैंने आपके सामने एक पुरस्कार का नाम लिखा जिसका नाम है पुलित्जर पुरस्कार। क्या है भैया, पुलित्जर। तो पुलित्जर पुरस्कार मिलता है रिपोर्टिंग में, किसमें भैया, रिपोर्टिंग में, रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग का मतलब होता है पत्रकारिता, यानी कि जो न्यूज वगैरह रिपोर्टिंग करते हैं ना उसमें पुलित्जर पुरस्कार। लेकिन एक पुरस्कार मिलेगा मान बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में, तो याद रखना ये अंग्रेजी नोबेल में मिलता है। अंग्रेजी नोबेल का मतलब क्या आ गया सर, तो याद रखना अंग्रेजी साहित्य में, अंग्रेजी साहित्य में ये पुरस्कार आपको दिया जाता है। कौन सा, मान बुकर, आयरलैंड की सरकार देती है। जैसे एक पुरस्कार मिलेगा आपके सामने तानसेन पुरस्कार, तो तानसेन पुरस्कार दिया जाता है संगीत से, किससे लाडले, संगीत से, ही आपको ध्यान देना है। वहीं पे अगर मैं आपसे बात करूं कि ग्रेमी पुरस्कार याद रखना ये आपके संगीत से, किससे भैया, संगीत से। लेकिन एक पुरस्कार मिलेगा एबल पुरस्कार, एक पुरस्कार मिलेगा आपके एबल पुरस्कार याद रखना गणित विषय में, किसमें भैया, गणित में। उसके बाद सुना ऑस्कर अवार्ड की जो शुरुआत की गई थी वो 1929 में शुरुआत की गई, और ये अमेरिका की ड्रामा कंपनी के द्वारा इंटरनेशनल लेवल पे जो बेस्ट फिल्म से अच्छे किरदार, चाहे राइटर हो, चाहे सिंगर हो, चाहे कॉस्ट्यूम डिजाइन हो, चाहे एक्टिंग की हो, अच्छा परफॉर्म किया हो, अच्छी स्टोरी लिखी हो, तो ये फिल्म जगत में जो बेस्ट स्टोरी लगती है, बेस्ट पार्ट लगता है, उसको ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। और ये राइट उत्तर हो जाएगा आपके फिल्म में। उसी प्रकार अगर प्रश्न आ जाए कि फिल्म जगत में भारत का बड़ा पुरस्कार कौन सा है, बड़ा पुरस्कार है, तो बड़ा पुरस्कार याद रखना उसे बोलते हैं दादा साहेब पुरस्कार। तो दादा साहेब पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखना आपके फिल्म जगत में दिया जाता है, जिसकी नींव रखी गई थी 1969 में, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अगले प्रश्न को देखते हैं सारे विद्यार्थी फटाफट से। देखिए क्या दिए गए, मदर टेरेसा नामक एक व्यक्ति, एक महिला का नाम आपसे पूछ लिया कि मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में मिला। तो ये नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड याद रखना आपके प्रश्न क्या क्या आते हैं। तो नोबेल पुरस्कार, ओए चपड़गंजू मुंह फोड़ गिरूंगा मैं सवेरे सवेरे, मोनिया ज्यादा है क्या तू, या तेरी माँ तने जामे हो के, मैं को अभी चुप हो जा। हाँ सुनना, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला, तो नोबेल पुरस्कार की कहानी सुनना। एक तो पूछेगा आपसे स्थापना वर्ष, तो स्थापना वर्ष याद रखना 1911 नहीं 1901 में इसकी स्थापना की गई। वहीं पे नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, सर नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्र में दिया जाता है। कुल कितने क्षेत्र में, तो आप बोलोगे सर 6 क्षेत्र। और 6 क्षेत्र में कौन कौन से, जैसे एक नाम मिलेगा आपको साहित्य लिटरेचर में मिलता है, एक आपको फिजिक्स यानी कि भौतिकी क्षेत्र में मिलता है, एक आपको केमिस्ट्री यानी कि रसायन क्षेत्र में मिलता है, और एक आपको पीस यानी कि शांति क्षेत्र में मिलता है, और एक शारीरिक चिकित्सा जिसको शारीरिक विज्ञान बोलते हैं, चिकित्सा। और एक बाद में जो
एट में ऐड किया गया, जोड़ा गया, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। तो आपको एक बात पता चल गई, नोबेल पुरस्कार की जब स्थापना की गई थी तो ये कुल 5 ही क्षेत्र में था, जबकि वर्तमान में नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार याद रखना, पेपर में बार बार आता है कि नोबेल पुरस्कार का जो शांति का जो पुरस्कार है, शांति का जो पुरस्कार है, ये स्वीडन सरकार नहीं देती, कौन देती है? नॉर्वे सरकार। तो कई बार प्रश्न आता है कि नोबेल पुरस्कार के कौन से फील्ड का पुरस्कार स्वीडन नहीं देती, नॉर्वे सरकार देती है? तो याद रखना शांति। और इसी शांति के अंदर आपके मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिलने के कारण आपका पहला प्रश्न बन गया, यानी कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार जीतने वाली महिला। तो आप बोलोगे सर मदर टेरेसा और इसको मिला था आपके 1979, और 1979 के जस्ट बाद कौन सा वर्ष है? तो बाद कौन सा वर्ष है लाली? मैंने बोला 1979 के बाद नेक्स्ट वर्ष कौन सा है? बिल्कुल 1980 में इस महिला ने, याद रखना किसने? मदर टेरेसा ने क्या ले लिया? भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार, और जिसका नाम क्या है? भारत रत्न। तो आपको इतना पता चल गया कि भारत की वह महिला जिसे भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार दोनों मिले, तब आपका राइट उत्तर होगा मदर टेरेसा। मदर टेरेसा आपसे एक प्रश्न पूछेगा, मदर टेरेसा का उपनाम क्या है? तो मदर टेरेसा का जो उपनाम है लाडले, वो याद रखना, इसे बोलते हैं आपके क्या? निर्मल हृदय। क्या बोलते हैं? निर्मल हृदय। तभी तो ये शांति बनाए रख रही है, बच्चों से प्रेम करते, यानी कि निर्मल हृदय। तो निर्मल हृदय आज के टाइम में होना ही बहुत एक बड़ा कठोर वर्क है। कोई व्यक्ति शांत रहना बहुत मुश्किल है। जो व्यक्ति शांत है वो इस दुनिया से उसने मोह माया त्याग दिया, और जो व्यक्ति शांत नहीं है वो खुरापाती दिमाग है। जैसे हमारे हॉस्टल में एक मुस्टंडा है, मोनू, ये बिरानिया नाम का एक गांव पड़ता है, फतेहपुर सीकर, राजस्थान के अंदर। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न, रबी फसल किस महीने में काटी जाती है? रबी फसल से रिलेटेड सुनना। रबी फसल वह है सर जिसकी बुआई हो चुकी है। इसका मतलब ये अक्टूबर नवंबर में इसको बोया जाता है, लेकिन इस रबी फसल की जो कटाई यानी कि बाढ़ना या इसको काटना, तो याद रखना ये वैसे इंपोर्टेड आपके अप्रैल मई में, लेकिन कई किताबें इसको मार्च अप्रैल भी बताते शुरू हो जाती है। ऑलमोस्ट आपके मई महीने में 10-15 मई को लास्ट जो बचती है वो गेहूं है, तो गेहूं कट जाती है आपके। तो इसका मतलब पता चल गया रबी की फसल कौन सी होती है? शीतकालीन जो सर्दियों में होती हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर अगर आपसे मैं पूछ लूं रबी की फसल के कोई नाम बताइए, सर एक तो जौ मिलेगी, बिल्कुल जो प्रमुख फसल है जिसका नाम क्या है? गेहूं। सर धान भी है, लेकिन धान सबसे बड़ी याद रखना आपके किसकी है भैया? तो बोलोगे खरीफ की है। तो गेहूं, जो हो गया चना बिल्कुल राइट उत्तर, यानी कि सरसों भी इसका। और सरसों की एक उप वैरायटी है जो हम मसालों के यूज में, अचार में यूज में लेते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं, बिल्कुल राई उससे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राई। आपको ध्यान देना। एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अगर पेपर में आ जाए कि सर एक शब्द है कपास, क्या शब्द है? कपास। एक कपास एक फसल का नाम है, तो कपास कौन सी फसल का प्रकार है? तो प्रकाश यानी कि कपास किसका है? तो ये आपके ग्रीष्मकालीन है। कौन सी भैया? ग्रीष्मकालीन। और ग्रीष्मकालीन की जो बुआई शुरू होती है वो जून जुलाई के अंदर शुरू हो जाती है, और इसकी जो कटाई है, ग्रीष्मकालीन की जो कटाई की अगर बात की जाए, वो याद रखना आपके सितंबर अक्टूबर में सारी बातें काट ली जाती है इसकी। तो अब ये स्टार्ट हो रही है धीरे धीरे, जैसे बाजरा हो गया, एक चावला होता है, एक मूंग मोट हो गया, और कपास भी इसी के अंदर आती है, जो अधिकांशतः अक्टूबर नवंबर के महीना अंत पकड़ता है, और उसी में अंत में बाद में उसको सही करके खेत को गेहूं की बुआई की जाती है। तो इस प्रश्न में राइट उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। एक आज का अपना लास्ट क्वेश्चन देख लो, और ये क्वेश्चन सारे विद्यार्थी ध्यान से सुनना। अकबरनामा जो किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई है? अकबरनामा जो लिखी गई एक फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, जिसे आईनी अकबरी के नाम से जाना जाता है।
अकबर के द्वारा लिखी गई, अकबर के नवरत्नों में से प्रमुख साहित्यकार था उसके द्वारा लिखी गई। तो आज क्लास जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 1 था, तो जिस बच्चे ने नहीं लगाया वो प्रैक्टिस सेट 1 पूरा देखे। इसी के साथ साथ प्रैक्टिस सेट 2 आपको मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।